मोदी सरकार का प्रचार तंत्र जब संविधान को बदलने की बात करने लगे तो ये मोदी सरकार के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा करता है। आपके स्क्रीन पर यह है विवेक देबरॉय, यह है मोदी सरकार का पसंदीदा अर्थशास्त्री, और अब इसने कई बातें कही हैं जो चिंताजनक है। इनका कहना कि 2047 तक जब देश की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक संविधान को बदल देना चाहिए। उन्होंने क्या क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर आपको उनके इस बयान को जोड़कर देखना पड़ेगा दोस्तों मोदी सरकार के कुछ अन्य कदमों के साथ। मसलन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 195(1), जिसके अंतर्गत यह सरकार किसी भी पत्रकार को अपने अंदाज में अपने हिसाब से 3 साल की सजा दे सकती है। यही नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है इस अध्यादेश के जरिए, उसके अंदर जिस तरह से आरटीआई को, सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है, बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। पत्रकारों को अपने सूत्रों को सार्वजनिक करना पड़ेगा। कई विसल ब्लोअर्स जो सामने नहीं आना चाहते मगर सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना चाहते हैं, अब उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ये तमाम चिंताजनक पहलू हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जब हम इन तमाम चीजों को मिला देते हैं तब इससे पता चलता है कि किस तरह से मोदी सरकार के जो इरादे हैं वो चिंताजनक हैं, और इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए विवेक देबरॉय ने क्या कहा है। विवेक देबरॉय कहते हैं कि जो संविधान अस्तित्व में आया था वो तो अब है भी नहीं, क्योंकि उसमें इतने सारे संशोधन हो चुके हैं। जो सबसे शर्मनाक बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो संविधान है हमारा, जिस पर इतनी मेहनत की थी, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का परिणाम था, जिसमें इस देश के वंचित, दलित, दबे कुचले की हक की आवाज है, उनके बारे में विवेक देबरॉय कहते हैं कि ये जो संविधान है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। उनका कहना है कि यह आधारित है 1935 के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर। वो वहां नहीं रुकते, वो उसको बदलने की बात करते हैं। मगर मेरा सवाल, बदलेगा कौन? क्या आरएसएस हमारे संविधान को बदलेगा? वो आरएसएस जिसे हमारे संविधान से दिक्कत रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संविधान को बदलेंगे? और अगर इस संविधान को बदला जाएगा तो क्या इस संविधान को बदलने के पैनल में सभी की नुमाइंदगी होगी? सभी क्षेत्रों, सभी हलकों, सभी राजनीतिक दलों, सभी धर्मों, वंचित, दबे कुचले, दलितों, सबकी नुमाइंदगी होगी इस पैनल में? जिस तरह से आपने 3 कृषि कानून लेकर आए और उसमें आपने एक भी किसान को नहीं रखा, उसी तरह से क्या आप हमारा संविधान भी बदल देंगे? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों, जो सुझाव विवेक देबरॉय कह रहे हैं। विवेक देबरॉय जो हैं वो मोदी सरकार के बहुत करीबी हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। और अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएं तो आप उनके ट्वीट्स में, उनके बयानों में ऐसी कई चीजें देखते हैं जिसमें वो धड़ल्ले से आंख बंद करके मोदी सरकार का समर्थन करते हैं, और अब वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं इस अर्थशास्त्री की इस बात पर ध्यान नहीं देता, सच बताऊं, ध्यान बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि कायदे से इनकी इतनी अहमियत नहीं है कि मैं इन्हें अपने कार्यक्रम में जगह दूं। मगर आपको इनके इस बयान को कुछ और तथ्यों के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है दोस्तों, और इसमें कई चिंताजनक बातें हैं। यही नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, उसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सेक्शन 195(1) ऑफ भारतीय न्याय संहिता दरअसल कहता क्या है, जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। सेक्शन 195(1)(d) ऑफ बीएनएस, if anyone makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity of security of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years. धारा 195(1)(d) में भारतीय न्याय संहिता के साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी साझा करेगा जो भ्रामक होगी, जो गलत होगी
और जिससे देश की अखंडता को असर पड़ेगा उसे 3 साल तक की सजा दी जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? भाई अगर कोई देश की अखंडता को खतरे में डालेगा तो जाहिर सी बात है उसे सजा मिलनी चाहिए, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। मगर आपने गौर किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, भ्रामक जानकारी, और यह फैसला कौन करेगा? आजाद भारत के इतिहास में पिछले 9 सालों में हमने एक ऐसी सरकार देखी है जो अपने आलोचकों पर निशाना साधती है, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसीज का निशाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधियों पर होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर होता है। इनकम टैक्स का निशाना सिर्फ उन समाचार एजेंसीज पर होता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं, न्यूज क्लिक हो या एक जमाने में एनडीटीवी हो, HW न्यूज हो, क्विंट हो, तमाम ऐसी एजेंसीज जो सिर्फ और सिर्फ निशाना साधते हैं उन पत्रकारों पर जो इस सरकार के आलोचक हैं। अब ऐसे में क्या सरकार को यह फैसला करना चाहिए कि भ्रामक जानकारी क्या है? क्या यहां पर इस बात का डर नहीं है कि सरकार अपने मनमाने अंदाज में किसी को भी जेल भेज सकती है? और बात यहां नहीं रुकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिएगा, यह बिल पत्रकारों पर दबिश डालेगा, दबाव डालेगा कि वो अपने सूत्र सरकार को बताएं। गौर कीजिएगा, द बिल कुड फोर्स जर्नलिस्ट टू रिवील देयर सोर्सेस टू द गवर्नमेंट, enables the government to censor news stories on nebulous grounds and would make it difficult to access government records through the Right of Information Act. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ खबर करना देशद्रोह तो नहीं है? देश के साथ गद्दारी नहीं है ना? सरकार जो हरकतें करती है उस पर तो सवाल किए जाएंगे। अब अगर पत्रकार एक खबर करता है तो क्या सरकार उस पर दबाव डाल सकती है यह कहकर कि भाई तुम्हारे सोर्सेस क्या हैं हमें बताओ? हो सकता है कि वो सोर्सेस या वो विसिल ब्लोअर्स सामने ना आना चाहे। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो पत्रकारों पर जोर डालता है कि आप अपने सोर्सेस बताएं। यही नहीं, डेटा फिड्यूशरी, जो लोग आंकड़ों के साथ खेल करते हैं या आंकड़ों पर जिनका काम आधारित होता है, उन पर भी दबाव कि आप अपने सोर्सेस जो हैं वो बताएं। अब आप जानते हैं कई पत्रकार जो हैं वो आंकड़ों के जरिए अपनी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। अब ये आंकड़े उन्हें कहां से मिले, किसने आंकड़े मुहैया कराए, ये तमाम जानकारियां आप सरकार को बतानी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं बताएंगे तो सरकार आप पर अंकुश लगाएगी, आपको सजा भी दे सकती है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह कदम पत्रकारों को कमजोर नहीं करना हुआ तो क्या हुआ? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर चिंता जतलाई है और उन्होंने 2 पहलुओं पर खास तौर से आपका ध्यान खींचा है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आप गौर कीजिए दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज इस पर चिंता जतला चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि हमारा पैसा लूटकर किस तरह से कुछ धन्ना सेठ विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अब अगर आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत यानी आरटीआई के अंतर्गत कुछ जानकारियां हासिल करना चाहेंगे तो हो सकता है कि इस बिल के बाद वो जानकारियां आप हासिल ना कर पाएं, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना के अधिकार का जो ताकत है उसके दायरे को कम किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने यहां पर हवाला दिया है बिल के क्लॉज नंबर 44(3) का, और इसमें कहा गया है कि आरटीआई एप्लीकेशंस के दायरे को कम किया जा रहा है। कुछ विभाग जो इससे पहले आप आरटीआई के अंतर्गत उनकी जानकारी हासिल कर सकते थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकार था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका एक अहम हथियार था, उन तमाम चीजों को आपके हाथ से छीना जा रहा है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर आरटीआई को ही कमजोर कर दिया जाएगा तो क्या इससे आम इंसान कमजोर ना होगा? अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक और पहलू पर अपनी चिंता जतलाई है। उन्होंने बिल के
क्लॉज 37(1)(b का हवाला दिया है। क्लॉज 37(1)(b, और इसमें कहा गया है कि इस बिल के जरिए सेंसरशिप की जो ताकतें हैं, यानी कि आपको सेंसर करने की जो ताकतें हैं, उसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है, और इसका सीधा असर किसी और पर नहीं, पत्रकारों पर पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में आपातकाल नहीं है? नहीं है ना, आधिकारिक तौर पर नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। तो फिर ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 195(1), ये तमाम चीजें सामने क्यों उभर कर आ रही हैं? और ऐसे में एक सरकारी चाटुकार ये क्यों कहता है कि संविधान को बदलने की जरूरत है? इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर मैं यह दावा कर रहा हूं कि मोदी सरकार के मंसूबे ठीक नहीं हैं, चिंताजनक हैं, यहां तक कि खतरनाक हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताइए बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? दोस्तों, हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। यह सरकार इतने रहस्यमय तरीकों से काम करती है, और यह सरकार चाहती है कि उन तरीकों पर अगर आप सवाल उठाएं तो आप पर अंकुश लगाया जाए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट की तरफ। आप जानते हैं रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट यह कहती है कि शरद मराठे नाम के एक एनआरआई हैं जो 1960 से अमेरिका में बसे हुए हैं। 2018 में वो मोदी सरकार के नीति आयोग को एक सिफारिश देते हैं, और इस सिफारिश में वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब इन शख्स का नाम है शरद मराठे, और यहां पर आप देख सकते हैं वो नाबार्ड के चेयरमैन के साथ हैं और स्पेन की राजकुमारी के साथ हैं। ये व्यक्ति नीति आयोग के राजीव कुमार के बहुत करीबी हैं, यहां तक कि बीजेपी ओवरसीज के अध्यक्ष के भी बहुत करीबी बताए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने यह सिफारिश की कि भाई मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नीति आयोग ने, मोदी सरकार की नीति आयोग ने इनकी बात सुनी और इन्हें एक टास्क फोर्स में शामिल कर लिया। इस टास्क फोर्स में कौन कौन है? इस टास्क फोर्स में है गौतम अडानी, रामदेव, बिग बास्केट, महिंद्रा ग्रुप और आईटीसी। गौतम अडानी इस टास्क फोर्स में है और शरद मराठे को भी इसी टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाता है। शरद मराठे की ही सोच का परिणाम था कि किसानों को लेकर 3 कानून लाए गए। मगर क्या आप जानते हैं इस टास्क फोर्स में, या ये जो पूरी सोच थी, इसमें किसी भी किसान नेता को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि शरद मराठे का कृषि में कोई तजुर्बा नहीं है। इनकी सिर्फ एक उपलब्धि है कि ये मोदी सरकार के हितैषी हैं। मगर जो 3 कृषि कानून लाए गए उनमें इनका एक अहम किरदार था। मगर क्या आपको हैरत हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि नोटबंदी में भी बताया जाता है कि एक योग गुरु शामिल थे, उनकी सोच शामिल थी। तमिलनाडु की पृष्ठभूमि का एक वाहियात पूर्व पत्रकार है, मूर्ति फूर्ति पता नहीं कौन है वो, यानी जो भी है वो। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सरकार का यह अंदाजे बयां रहता है, बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, और उनमें, उन समितियों में ऐसे लोग होते हैं जो कि उनका एक्सपर्टीज नहीं होता। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चिंताजनक है। अब दोबारा लौटते हैं मेरे उन सवालों की तरफ। आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है, आप तक जानकारी को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये जो तमाम जानकारियां हैं, ये जानकारियों को आपसे दूर रखने का प्लान यहां पर साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, शरद मराठे अमेरिका में 1960 से रह रहे हैं, उनका और कृषि से क्या लेना देना है? मगर चूंकि वो नीति आयोग के राजीव कुमार के करीबी थे, इसीलिए उन्हें एक पैनल में शामिल कर दिया जाता है जिसमें अडानी भी हैं और रामदेव भी हैं, और ये तमाम जानकारियां आपसे छुपाई जाएंगी। या फिर आपका मेहनत का पैसा आपके बैंक से लूटकर कौन सा धन्ना सेठ भाग गया, कैसे भाग गया, वो जानकारी भी आपसे छुपाई जाएगी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर।
ये तमाम चिंताजनक बातें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।